स्नेही विद्यार्थियों, सत्र 2021-22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध हिंदी साहित्य के समस्त नियमित विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ। आज की कक्षा में हम सप्तम प्रश्न पत्र भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा किसे कहते हैं और मानव भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा वो मानव भाषा में क्या अंतर है का अध्ययन करेंगे। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के नाते उसे आपस में सर्वदा ही विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वो शब्दों या वाक्यों द्वारा अपने आप को प्रकट करता है तो कभी सिर हिलाने में काम चल जाता है। समाज के उच्च और शिक्षित वर्ग में लोगों को निमंत्रित करने के लिए निमंत्रण पत्र छपवाए जाते हैं, तो देहात के अनपढ़ और निम्न वर्ग में निमंत्रित करने के लिए हल्दी, सुपारी या इलायची बांटना पर्याप्त समझा जाता है। रेलवे गार्ड और रेल चालक का विचार विनिमय झंडियों से होता है, तो बिहारी के पात्र भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। चोर अंधेरे में एक दूसरे का हाथ छूकर या दबाकर अपने आप को प्रकट कर लिया करते हैं। इसी तरह हाथ से संकेत, करतल ध्वनि, आँख टेढ़ी करना, मारना या दबाना, खांसना, मुंह बिचकाना, गहरी सांस लेना आदि अनेक प्रकार के साधनों से हमारे विचार विनिमय का काम चलता है। ऐसे ही यदि पहले से निश्चित कर लिया जाए तो स्वाद या गंध द्वारा भी अपनी बात कही जा सकती है। उदाहरण के लिए, यदि मैं कॉफ़ी पिलाऊं तो समझ जाना कि मेरे पास समय है, तुम्हारा काम करूंगा। किंतु यदि चाय पिलाऊं तो समझ जाना कि समय नहीं है, काम नहीं करूंगा। या यदि मेरे कमरे में गुलाब की अगरबत्ती जलती मिले तो समझना कि तुम्हारा काम हो गया है। किंतु यदि चंदन की अगरबत्ती जलती मिले तो समझ जाना कि काम नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य यह है कि गंध इंद्रिय, स्वाद इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, दृग इंद्रिय तथा कर्ण इंद्रिय, इन पांचों ज्ञान इंद्रियों में किसी के भी माध्यम से अपनी बात कही जा सकती है। यूँ इनमें पहली तथा दूसरी का प्रयोग प्राय नहीं होता, हाँ किया जा सकता है। स्पर्श इंद्रिय का भी कम ही होता है। इससे अधिक प्रयोग आँख का होता है, जैसे रेल का सिग्नल, गार्ड को हरी या लाल झंडी, सिर हिलाकर हाँ या नहीं करना आदि। किंतु इन सभी में सबसे अधिक प्रयोग कर्ण इंद्रिय का होता है। अपनी सामान्य बातचीत में हम इसी का प्रयोग करते हैं। वक्ता बोलता है और श्रोता सुनकर विचार या भाव को ग्रहण करता है। कहने को अभिव्यक्ति के उपर्युक्त पांचों ही प्रकार के साधन भाषा है। किंतु सामान्यतः हम आगे देखेंगे कि भाषा का विस्तार और उसका अर्थ फलक कितना व्यापक है। अपने व्यापकतम रूप में भाषा वो साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। किंतु भाषा विज्ञान में जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं वो इतनी व्यापक नहीं है। तो भाषा क्या है? भाषा उसे कहते हैं जो बोली या सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। तो भाषा की अनेक परिभाषाएं दी गई है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है
बोलना या कहना। अर्थात भाषा वह है जिसे बोला जाए। प्लेटो ने सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए कहा है कि विचार और भाषा में थोड़ा ही अंतर है। विचार आत्मा की मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा देते हैं। स्विट के अनुसार ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। बेंद्रिय जी कहते हैं, भाषा एक तरह का संकेत है। संकेत से आशय उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मानव अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रगाई, कर्णगाई और स्पर्शगाई। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से कर्णगाई प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है। आधुनिक भाषा शास्त्रियों ने अधिकांश में भाषा की परिभाषा लगभग एक सी दी है। यूँ विविध विद्वानों की भाषा की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हमें मूलभूत बातों पर विचार कर लेना चाहिए। पहला, भाषा वक्ता के विचारों को श्रोता तक पहुंचाती है, अर्थात वो विचार विनिमय का साधन होती है। द्वितीय, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निःसृत ध्वनि समष्टि होती है। इसका आशय यह है कि भाषा अन्य साधनों से अन्य प्रकार की ध्वनियों जैसे चुटकी बजाना, ताली बजाना आदि से भी विचार विनिमय हो सकता है, किंतु वो भाषा के अंतर्गत नहीं आते। तृतीय, भाषा में प्रयुक्त ध्वनि समष्टियाँ या शब्द सार्थक तो होते हैं, किंतु उनका भाव या विचारों से कोई सहजात संबंध नहीं होता। यह संबंध यादृच्छिक या माना हुआ होता है। इसीलिए भाषा में यादृच्छिक ध्वनि प्रतीक होते हैं। इसका आशय यह है कि किसी ध्वनि समष्टि या शब्द का जो अर्थ है वह यूं ही बिना किसी तर्क, नियम या कारण आदि के मान लिया गया है। यदि यह संबंध सहजात, तर्कपूर्ण, स्वाभाविक या नियमित होता तो सभी भाषाओं में शब्दों का साम्य मिलता। अंग्रेजी के वाटर व आ, ट, अ और र के योग से पानी समझते हैं, तो इसका हिंदी पर्याय भी लगभग यही होता है। वह पानी यानी प, आ, न, ई का योग न होता। इसी कारण एक ही वस्तु, भाव या विचार के लिए विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शब्द मिलते हैं। इस प्रसंग में कभी कभी ये एक शंका उठाई जाती है। वो शंका ध्वन्यात्मक शब्दों के बारे में है। लोगों की धारणा है कि यदि अन्य शब्दों में नहीं तो कम से कम ध्वन्यात्मक शब्दों में अर्थ का संबंध ध्वनि से अवश्य है। इसमें संदेह नहीं कि ध्वन्यात्मक शब्द यानी तड़-तड़, धड़-धड़, भों-भों आदि में अर्थ का कुछ न कुछ संबंध ध्वनि से अवश्य है, किंतु वो इतना अधिक नहीं है जितना प्राय लोग मानते हैं। यदि ये संबंध पूर्ण होता तो सभी भाषाओं में तड़तड़ाहट को तड़तड़ाहट ही कहते हैं। कुत्ते सारे संसार में प्राय एक से भूकते हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके भूकने की ध्वनि के लिए प्रयुक्त शब्द सारी भाषाओं में एक या एक से होने चाहिए, किंतु तथ्य यह है कि इसके लिए विभिन्न भाषाओं में प्रयुक्त शब्दों में बहुत अंतर है। उदाहरणार्थ, हिंदी में भों-भों या भौं-भौं, अंग्रेजी में बाव-बाव, फ्रांसीसी में ग्रांड-ग्राफ, जापानी में वन-वन, रूसी में गप-गप, उज़्बेक में वो, गुजराती में भस-भस, तमिल में कोल-कोल होता है। इसका अर्थ यह है कि एक ही ध्वनि के लिए विभिन्न भाषाओं में थोड़े बहुत अनुकरण का सहारा लेते हुए बिना किसी खास नियम या पूर्ण व्यवस्था के ही ये शब्द बना या मान लिए जाते हैं। और यही स्थिति सभी प्रकार के शब्दों के बारे में है। यदि शब्द या भाषा में प्रयुक्त ये सार्थक ध्वनि समष्टियाँ यूँ ही मानी हुई या यादृच्छिक न होती तो संसार की सभी भाषाएं लगभग एक सी होती। हिंदी का भाषा शब्द, अंग्रेजी में लैंग्वेज, फारसी में जुबान, रूसी में यजिक, जर्मन में स्पार्क है, अरबी में लिस्मान और ग्रीक में लई खेयन न होता।
तो इसमें संदेह नहीं है कि इस यादृच्छिकता की अपनी सीमा होती है। ऐसा भी संभव नहीं कि अनेक शब्दों के निर्माण के समय निर्माणकर्ता के मस्तिष्क में या उनके सामने कुछ ऐसे तत्व रहे हों जिन्होंने शब्द के बनाने में सहायता की हो। साथ ही भाषा के अस्तित्व में आ जाने के बाद ऐसे बहुत से शब्द बनते भी हैं, जैसे वायुयान, हस्ती, रेलगाड़ी, घुसपैठिया, जो यादृच्छिक न होकर साधारण और सुचिंतित होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा में प्रतीक वस्तु का नहीं होता, उसकी मानसिक संकल्पना का होता है। अर्थात प्रतीक का संबंध भौतिक वस्तु से नहीं होता, वो संबंध आरोपित है, जिसे यहाँ इस तरह से समझा जा सकता है कि भाषाभाषी के मस्तिष्क में भौतिक वस्तु की मानसिक संकल्पना भाषिक प्रत्यय होती है और भाषिक प्रतीक उसी संकल्पना का प्रतीक होता है। संबंध भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक संबंध, भावनात्मक संबंध और यादृच्छिक संबंध। भौतिक संबंध के अंतर्गत जैसे आग और धुआं, भावनात्मक संदर्भ के अंतर्गत पूजा के फूल और श्रद्धा भाव, यादृच्छिक संबंध के अंतर्गत भाषिक प्रतीकों और उसकी मानसिक संकल्पना में होता है, जैसे आग की संकल्पना और आग शब्द में। इसी आधार पर भौतिक प्रतीक, भावनात्मक प्रतीक तथा यादृच्छिक प्रतीक की चर्चा भी की जाती है। चौथा मुख्य बिंदु यह है कि भाषा एक व्यवस्था होती है, एक सिस्टम होती है। उसके अपने नियम होते हैं जिससे उस भाषा के सभी बोलने वाले परिचित होते हैं। इसीलिए वक्ता जो कुछ कहता है, श्रोता वही समझता है। भूतकाल का वाक्य भूतकाल का ही समझा जाता है, भविष्यकाल का नहीं। यदि गहराई से देखें तो भाषा व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। ध्वनि, शब्द रचना, रूप रचना, वाक्य रचना, सभी स्तरों पर उसमें व्यवस्था होती है। उदाहरण के लिए ड और ढ शब्द के प्रारंभ में नहीं आते, ड और य शब्द के आदि और अंत में नहीं आते। ये ध्वनि स्तर पर व्यवस्था है। वाक्य स्तर पर हिंदी में कर्ता, कर्म, क्रिया का क्रम होता है, किंतु अंग्रेजी में कर्ता, क्रिया और कर्म का। ये वाक्य के स्तर पर व्यवस्था है। हिंदी में तत्सम प्रत्यय विदेशी शब्द के साथ प्राय नहीं आता, इसलिए हिंदी में दीनता बनता है, गरीबता नहीं बनता। ये शब्द स्तर की व्यवस्था है। इस दृष्टि से भाषा में व्यवस्था 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। भाषा की संरचना में ध्वनि, शब्द, रूप, वाक्य, अर्थ आदि के स्तर पर जो व्यवस्था की चर्चा की गई है वो भाषा के भीतर की अर्थात आंतरिक व्यवस्था है। बाह्य व्यवस्था भाषा भाषियों में इस रूप में होती है कि किसी भाषा भाषी समुदाय के एक सदस्य के लिए किसी वस्तु प्रत्यय प्रतीक का जो संबंध होता है, दूसरों के लिए भी वही संबंध होता है। उदाहरण के लिए सभी हिंदी भाषियों के मस्तिष्क में पुस्तक वस्तु का एक ही प्रत्यय या बिंब होता है जो पुस्तक प्रतीक से व्यक्त होता है। इस तरह एक भाषा के सभी भाषाओं में वस्तु बिंब प्रतीक की दृष्टि से सहमति होती है। यदि ऐसा न हो तो वक्ता पुस्तक कहे और श्रोता कॉपी, कागज़ या कुछ और समझे। यह है भाषा की बाह्य व्यवस्था जो भाषा को समाज में बोधगम्य बनाती है। 5वां बिंदु यह है कि भाषा का प्रयोग समाज विशेष में होता है और उसी में वह बोली और समझी जाती है। उपयुक्त सारी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज विशेष के लोग आपस में विचार विनिमय करते हैं। लेखक, कवि या वक्ता रूप में अपने अनुभवों एवं भावों आदि को व्यक्त करते हैं तथा अपने वैयक्तिक और सामाजिक व्यक्तित्व, विशिष्टता तथा अस्मिता के संबंध में जाने अनजाने जानकारी देते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि मानव भाषा
से इतर कौन सी भाषा है? मानव भाषा की परिभाषा और उसके अभिलक्षण को समझते हुए अब हम मानवेतर भाषा के बारे में समझेंगे कि भाषा केवल मनुष्य की ही बपोती नहीं है, किंतु मानव के अतिरिक्त एक ऐसी भाषा जो मधुमक्खियों की भाषा है, जो पक्षियों की भाषा है, जो पेड़ पौधों की भाषा है, जो डॉल्फिन की भाषा है, जो प्राइमेट की भाषा है, वो सभी मानवेतर भाषा के अंतर्गत आती हैं। ये सभी मानवेतर भाषा सर्जनात्मक नहीं होती है, जबकि मानव भाषा सर्जनात्मक होती है। सर्जनात्मकता के 3 स्तर हैं। पहला असीमता, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया मुक्तता, तीसरा संदर्भ उपयुक्तता। यानी मनुष्य अपनी भाषा के द्वारा असीमित पुराने और नए भावों तथा विचारों आदि को अभिव्यक्ति दे सकता है, किंतु मानवेतर भाषा की अभिव्यक्ति शक्ति बहुत सीमित होती है। उद्दीपन अनुक्रिया रूप में नहीं होती, जबकि मानवेतर भाषा प्राय उद्दीपन अनुक्रिया के रूप में होती है। मानव भाषा नए से नए, पहले से सर्वथा अज्ञात और अनुमानित संदर्भ के पूर्णतः उपयुक्त अभिव्यक्ति देने में समर्थ है, किंतु मानवेतर भाषा नहीं। जब मधुमक्खियाँ भिन भिनाती हैं, झुंड में उड़ती हैं, उन मधुमक्खियों के रंग और गंध एक से नहीं होते हैं, तो यह मानवेतर भाषा की कोटि में रखी जाती हैं। उनमें नृत्य भी होता है। इसी तरह से पक्षियों की भाषा के अंतर्गत कोयल काको देत है, कागा काको लेत, केवल मीठे वचन ते सबको मन हर लेत। यानी चाक्षुष संकेतों का भी भावाभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है पक्षियों की भाषा में। ग्रीव एक जल पक्षी है और नकलची चिड़िया अमेरिका का एक पक्षी जो दूसरे पक्षियों की आवाज़ की नकल करने के लिए प्रसिद्ध है। जब मानव भाषा में अलग अलग क्षेत्रों में एक ही भाषा की अलग अलग बोलियां मिलती हैं, उसी तरह पक्षियों के गानों में भी बोलियां पाई जाती हैं। चेफीज के गाने में स्थानीय भेद प्राय मिलते हैं। ये वर्षा के पहले गाता है। कहना न होगा कि भारतीय मोर का गाना भी वर्षा से संबंधी पाया जाता है। इनके इस वर्षा पूर्व गीत में स्थानीय अंतर बहुत स्पष्ट मिलता है। प्राइमेट जीव विज्ञान का एक बहुसमावेशी शब्द है। इसमें स्तनपायी प्राणियों के लेम्यूर बंदर, लंगूर, बेबून, गिबन, गोरिल्ला, चिंपैंजी, वनमानुस तथा आदमी आदि सर्वाधिक विकसित प्राणी आते हैं। इस वर्ग के प्राणियों में कईयों की भाषा पर काम हुए हैं और कईयों की तरह तरह की सांकेतिक भाषाएं सिखाने के भी यत्न हुए हैं। उदाहरण के लिए एक चिंपैंजी शिशु गुआ को एक बच्चे के साथ रखा गया तथा 16 महीनों में वह 100 शब्द बच्चे की तुलना में अधिक समझने लगा, किंतु उससे अधिक शब्द वो कभी नहीं समझ सका। साथ ही वो अलग अलग शब्दों के अर्थ ही समझ सका, उनके आधार पर तरह तरह के वाक्य नहीं बना सका। एक दूसरा चिंपैंजी शिशु बहुत परिश्रम करने पर भी मामा, पापा, कम जैसे शब्द बोलने लगा, किंतु और आगे नहीं। ऐसा ही ये देखकर कि इनका उच्चारण अवयव मनुष्य जैसा समर्थ नहीं होता, अतः इनके लिए मनुष्य की तरह बोलना कठिन है। कुछ को सांकेतिक भाषाओं का अभ्यास कराया गया, किंतु कोई खास सफलता नहीं मिली। इसी तरह से एक समुद्री जीव है डॉल्फिन, जिसे समुद्री बंदर भी कहा जाता है। बंदर नौका हेल सा होता है, वो तरह तरह की आवाज़ें करता है, किंतु उन ध्वनियों का प्रयोग अन्य डॉल्फिनों से कुछ कहने के लिए नहीं होता, बल्कि वे आवाज़ें
रास्ते में आने वाली चीज़ों का उसे पता देती हैं, राडार की तरह। पेड़ पौधे भी अपनी भाषा होती है। जड़ चेतन की संकल्पना में जड़ में पेड़ पौधे भी आते हैं। आधुनिक काल में बीज आदि से पेड़ पौधों के जन्मने, बढ़ने, फिर सूख जाने की ओर लोगों का ध्यान जाने पर यह माना जाने लगा कि पेड़ पौधे भी जड़ नहीं होते। हाँ, ये अवश्य है कि उनकी चेतनता एक खास तरह की होती है जो मनुष्य या अन्य जीव जंतुओं से भिन्न प्रकार की होती हैं। जीव जंतु चल फिर सकते हैं, किंतु पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। पेड़ पौधों की प्राणवत्ता के संबंध में सजीव और निर्जीव की अभिक्रियाएं, वनस्पतियों की अभिक्रिया और पौधे की प्रेरक यांत्रिकी आदि पुस्तकें दर्शनीय हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि पेड़ पौधे जीव जंतु की भांति ही नींद, भोजन, हवा आदि, दवा आदि से प्रभावित होते हैं, तो क्या विभिन्न जीव जंतु की तरह वे भाषा का भी प्रयोग करते हैं? अनुसंधानों से सिद्ध हुआ है कि कुछ पेड़ अपनी जाति के अन्य पेड़ों को विशिष्ट प्रकार के संदेश देते हैं। वे अन्य पेड़ संदेश पाकर तदनुसार कार्य करते हैं। 2 अमेरिकी वनस्पति शास्त्रियों ने विलो और बर्च नामक पेड़ों पर अनुसंधान करके ये निष्कर्ष निकाला कि पेड़ संकट के समय एक दूसरे को चेतावनी देते हैं। उदाहरण के लिए, कीड़ों से क्षतिग्रस्त होने वाले पेड़ जो ही क्षतिग्रस्त होते हैं, वे दूसरे पेड़ों को स्वयं को कीड़ों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए चेतावनी देते हैं। वस्तुतः ये वैज्ञानिक ये जानने के लिए परीक्षण कर रहे थे कि कुछ पेड़ कैटरपिलर या मकड़ियों के आक्रमण से कैसे बच निकलते हैं। उन्होंने परीक्षण में पाया कि कुछ पेड़ों पर जो ही क्षतिकारक कीड़े मकोड़े पहुँचते हैं, वे एल्कोलाइड या टर्मिनाइट जैसे रसायनों का उत्पादन शुरू कर देते हैं, जिनकी पत्तियों में पहुँचने पर पत्तियाँ कीड़े के खाने योग्य नहीं रह जाती। यही नहीं, वो प्रोटीन भी जिसे कीड़े अपने भोजन के रूप में पेड़ों से प्राप्त करते हैं, इन रसायनों के कारण दूषित हो जाता है और उस पेड़ पर पहुँचने वाले कीड़े अपना खाद्य न पा सकने के कारण धीरे धीरे मर जाने को बाध्य होते हैं। प्रश्न यहाँ ये उठता है कि 30-40 मीटर की दूरी पर स्थित इन पेड़ों को ये सूचना कैसे मिली कि वे कीड़ों के इस आक्रमण से बचने की पूर्व तैयारी करने लगेंगे। जड़ों के माध्यम से किसी संकेत के पहुंचने की संभावना नहीं है, क्योंकि जड़ें इतनी दूरी तक नहीं जाती। लेकिन वैज्ञानिकों का विश्वास है कि क्षतिग्रस्त पेड़ हवा में कोई रसायन छोड़कर अन्य पेड़ों को कीड़ों के आक्रमण के विरुद्ध तैयार रहने की चेतावनी देते हैं। इस तरह यदि ये बात ठीक है, तो ये रसायन ही पेड़ों की अपनी सांकेतिक भाषा के प्रतीक हैं, जिनके माध्यम से ये पेड़ आक्रमण के विरुद्ध तैयारी का संदेश आपस में एक दूसरे को देते हैं। विद्यार्थियों, कल की कक्षा में हम भाषा के अभिलक्षणों पर चर्चा करते हुए भाषिक संरचना, उसके विभिन्न स्तरों पर विचार करेंगे। आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद।